Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So these days we are doing poems from Flamingo. So today we are going to do the second poem, Keeping Quiet. Keeping Quiet मतलब चुप रहना. यह कविता पैब्लो नेरूदा जो कि चिली में जन्मे थे के द्वारा लिखी गई थी. This poem was written by Pablo Neruda who was born in Chile. उन्होंने 1971 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ जीता था. ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1971. इस कविता में कवि मनुष्यों में प्यार और भाईचारे की फीलिंग को जगाने के लिए एक शांति से भरा आत्मनिरीक्षण करने की बात करता है. इन दिस पोएम the poet talks about the necessity of a quiet introspection. Introspection होता है self examination. In order to generate means पैदा करना, a feeling of love and brotherhood, भाईचारा among all the human beings. Now we will count to 12. अब हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम सब स्थिर रहेंगे बिना हिले डुले. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार धरती के चेहरे पर. लेट अस नॉट स्पीक, चलो हम ना बोलें. इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में. लेट अस स्टॉप, चलो रुक जाएं. फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए. एंड नॉट मूव अवर आर्म्स, और अपनी बाजुओं को ना हिलाएं. सो मच, इतना ज़्यादा. ये तो थी फर्स्ट स्टेंजा. अब इसका मीनिंग क्या है? कवि कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे. द पोएट सेज दैट वी विल काउंट टू 12. शायद कवि 12 घंटों की तरफ संकेत कर रहा है, क्योंकि 12 मिनट तो शायद बहुत कम समय है खामोशी और ठहराव को महसूस करने के लिए. मे बी द पोएट इज रेफरिंग to 12 hours because 12 minutes is a too short time, too short period to enjoy silence and stillness. हम सब स्थिर रहेंगे, अर्थात कोई हरकत नहीं, कोई गतिविधि नहीं. We will all remain still means no movement, no activity. आगे कवि कहता है कि कम से कम एक बार हमें धरती के फेस पर कोई भाषा नहीं बोलनी चाहिए. अब धरती के फेस पर क्या है? कंट्रीज़ हैं. सो फर्दर द पोएट सेज दैट एट लीस्ट वंस वी शुड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. मीन्स द डिफरेंट कंट्रीज ऑन द अर्थ हैव देयर ओन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ये इस लाइन की हिंदी मैंने नहीं लिखी, मैं भूल गई थी. तो मतलब दुनिया के बहुत सारे देश हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं. एक्चुअली इस लाइन के दो मतलब निकल सकते हैं. या तो दुनिया की अलग अलग भाषाएं हैं, उस वजह से अशांति होती है, या फिर जैसे हम घर में भी हैं तो हमारी भाषा कभी गलत हो जाती है तो उसकी वजह से भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है. दोनों मीनिंग निकल सकते हैं. भाषाओं में विविधता मतलब अलग अलग भाषाओं का होना भी कभी कभी लोगों के बीच तर्क और मतभेद का कारण बन जाती है. Diversity in languages also sometimes becomes the cause of arguments and differences among the people. कवि कहता है कि हमें एक क्षण रुकना चाहिए और अपनी बाजुओं को इतना ज़्यादा नहीं हिलाना चाहिए. The poet says that we should stop for a moment and not move our arms so much. हो सकता है आर्म्स शब्द यहाँ हथियारों की तरफ इशारा करता है जो कि मनुष्यों के लिए जानलेवा हैं और दुर्भाग्य से बिना किसी उचित वजह के यूज़ किए जा रहे हैं. यानी कोई कारण ही नहीं होता, छोटी छोटी बात पे कंट्रीज़ एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, तो अटैक किए जा रहे हैं और विनाश का कारण बन रहे हैं. तो आर्म्स एक तो हमारी बाजू, तो बाजू को ज़्यादा हिलाने का मतलब यहाँ पर आर्म्स से शायद वो हथियारों की बात कर रहा है.
या फिर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाने चाहिए. हियर आर्म्स में रेफर टू वेपन्स विच आर फेटल, जानलेवा फॉर ह्यूमन बींग्स एंड unfortunately are being used for no justified reasons. Justified means उचित. And are मैंने यहाँ लिखा are causing massive destruction, बहुत बड़ी तबाही का कारण बन रहे हैं. अब इस स्टैंजा में कुछ वर्ड्स हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं. काउंट मीन्स से नंबर्स, मतलब गिनती बोलना. मोशनलेस, सॉरी वर्ड ये हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं. स्टिल का मतलब होता है मोशनलेस, यानी कोई हरकत नहीं. फेस मतलब सरफेस, जैसे मैं कहता है धरती के चेहरे पर, तो यानी धरती की जो ऊपरी सतह है. उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट. एग्जॉटिक होता है फॉरेन स्टाइल का या कुछ अलग हटकर. विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, यानी बिना इंजन, बिना मशीनों के शोर के अगर हम रहें तो ये एक अनोखा पल होगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठे होंगे. इन आ सडन स्ट्रेंजनेस, मतलब एक अचानक एक स्ट्रेंजनेस उठ खड़ी होगी अगर सब लोग शांत हो जाएं, कोई हरकत ना हो, खामोश हो जाएं. जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था कि सड़कें खाली, जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था तो एक मतलब एक जैसे ज़िंदगी रुक सी गई, जो मतलब लोगों ने पहले कभी नहीं किया. शायद मतलब कुछ लोगों को अपने आत्म सेल्फ एग्जामिनेशन किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा. सो कवि कल्पना करता है कि जब पूर्णतया स्थिरता होगी तो वह पल बहुत ही अनोखा और अस्वाभाविक सा पल होगा. The poet imagines when there is a complete stillness it would be. ये हर जगह would क्यों यूज़ किया, ये कल्पना कर रहा है जो कि उसको पॉसिबल नहीं लग रही कि सब लोग एक घड़ी के लिए रुक जाएंगे कुछ समय के लिए और अपने मतलब रोज़ के रूटीन. तो इट वुड बी यानी वो हो एक अ यूनिक एंड अनयूजुअल मोमेंट, एक अनोखा और अस्वाभाविक सा पल, क्योंकि हम सब दौड़ धूप भरे रूटीन से भरे जीवन को जीने के आदी हैं. मतलब दौड़ धूप से भरे रूटीन के दौड़ धूप से भरे जीवन को जीने के आदी हैं. सो बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ हैक्टिक, HECTIC, हैक्टिक रूटीन्स विच डू नॉट गिव अस ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस. यानी जो हमारे दौड़ धूप वाले रूटीन हैं वो हमें ना तो सच्ची खुशी देते हैं ना शांति देते. मशीनों और इंजन्स के शोर की अनुपस्थिति में एक आकस्मिक विचित्रता छा जाए. अ सडन स्ट्रेंजनेस वुड प्रिवेल होता छा जाना, एवरीवेयर, in the absence of the noise of machines and engines. हम एकत्व की फीलिंग का अनुभव करें जो कि हमारे जीवन से बहुत समय से गायब है. वी वुड एक्सपीरियंस यानी ऐसा हो, कल्पना की जा रही है. सो वी वुड एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, वननेस, कि हम सब इकट्ठे हैं, एक ही हैं. विच हैज़ बीन एबसेंट, यानी ये जो वननेस की फीलिंग है, विच हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम आवर लाइव्स फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय से ये गायब है. अब ये स्टैंजा कंप्लीट हो गया. अब इसमें कुछ वर्ड्स आए. एग्जॉटिक का मतलब होता है फॉरेन स्टाइल का या अनयूजुअल, मतलब जो चीज़ थोड़ी सी आम देखने में नहीं आती. सॉरी, उसके बाद पोइटिक डिवाइस, यानी इसमें कुछ अलंकार वगैरह यूज़ किया. फिगर ऑफ स्पीच तो क्या है. वी वुड, ये एलिट्रेशन है. इस पोएम में एक ही पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है, एलिट्रेशन. और ये पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स है, क्योंकि आप देखो एंड की लाइन की साउंड्स कहीं पर भी नहीं मिलती है. सो पोइटिक डिवाइस क्या है, एलिट्रेशन. इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जब दो तीन शब्दों का जो पहला अक्षर है वो सेम होता है या उसका साउंड सेम होता है. तो अब आप देखो वी वुड, तो ये देखने में भी डब्ल्यू और व का साउंड दे रहे हैं, वी वुड. सो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं. सडन स्ट्रेंजनेस, ये भी एलिट्रेशन है क्योंकि दो वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं, दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है, साउंड भी सेम है, स सडन स्ट्रेंजनेस. तो ये दोनों एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं.
उसके बाद है अगला स्टेंजा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी जो मछुआरे हैं वो उस ठंडे समुद्र में, जहाँ वेल्स पाई जाती हैं वहाँ ठंडा इलाका होता है, तो समुद्र ठंडा होता है, तो वेल्स को नुकसान ना पहुँचाएं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और सॉल्ट इकट्ठा करने वाला आदमी, वुड लुक, वो देखे अपने ज़ख्मी हाथों को, मतलब सारा दिन उसके हाथ नमक में रहते होंगे तो नमक से स्किन गल जाती है अगर लगातार रहे तो मतलब लेकिन किसी के पास फुर्सत ही नहीं है सोचने की। अब ये इस स्टेंजा का मीनिंग है। कवि कहता है कि इस स्टिलनेस के काल के दौरान फिशरमैन ठंडे समुद्र में भोजन और व्यापार के लिए वेल मछली को पकड़ना और मारना बंद कर दें, यानी कुछ समय तक। द पोएट सेज दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्टिलनेस fishermen would give a break to their work of catching whales and killing them for food and trade। आगे वाली लाइन की हिंदी नहीं लिखी मैंने। दे दे यानी whales would be saved, ये है मेन सेंटेंस, दे वुड बी सेव्ड दो फॉर द टाइम बीइंग, यद्यपि कुछ समय के लिए ही सही, दे वुड बी सेव्ड फ्रॉम द हार्म, उस नुकसान से, कॉज्ड टू देम, जो उनको किया जाता है, बाय अस, हमारे द्वारा मतलब द ह्यूमन बीइंग्स, जो मनुष्य हैं यानी फिशरमैन। कवि कहता है कि इस स्टिलनेस के समय में नमक इकट्ठा करने वाला आदमी अपने जख्मी हाथों को देखे। द पोएट सेज दैट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ स्टिलनेस द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, हर्ट की तीनों फॉर्म्स यही होती हैं। हम अपने रूटीन वर्क्स को करने में इतने बिजी हैं कि हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने हेल्थ को क्या नुकसान कर रहे हैं यह भी नहीं सोचते हैं। जैसे ये नमक इकट्ठा करने वाला आदमी क्या है, उसके हाथ ज़ख्मी हो रहे हैं लेकिन वो किए जा रहा है। वी आर सो मच बिजी इन डूइंग आवर रूटीन वर्क्स that we don't ever even think about the harm we are causing to our health for sake of fulfilling, ये बीच में भूल गई थी मैं लिखना, fulfilling our needs and desires। जिन लोगों को इंग्लिश में सेंटेंसेस फ्रेम नहीं करने आते उनको परेशानी होगी, उनके लिए बेहतर यही होगा, आप, मुझे नहीं मालूम आपके पास कितना समय है, आप टेंसेस और वॉइस की अच्छे से प्रैक्टिस करते तो आपको लिखने में काफ़ी हेल्प मिल। अब जो हमने लास्ट स्टैंजा किया उसमें वर्ड्स आ सकते हैं हार्म, जैसे वो वेल्स को हार्म पहुंचाते हैं तो हार्म का मतलब होता है डैमेज या डिस्ट्रॉय। गैदर मीन्स कलेक्ट, इकट्ठा करना। हर्ट मीन्स इंजर्ड, मतलब उस स्टैंजा के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग है इंजर्ड। और अब इसमें राइम पोइटिक डिवाइस क्या है, हिज हर्ट हैंड्स, तीनों वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं और तीनों का फर्स्ट लेटर एच है और साउंड भी सेम है ह, सो हिज हर्ट हैंड्स। फिर अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन। अब ये नेक्स्ट स्टैंजा है जो पोएम का जैसे प्रोज का पैराग्राफ बोलते हैं, पोएम का स्टैंजा बोलते हैं, पोएम भी बोलते हैं, पॉपुलरली पोएम बोलते हैं, जो कि वैसे इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो ग्रीन युद्ध करते हैं यानी ग्रीनरी को ख़राब करते हैं। वॉर्स विद गैस, और कुछ लोग होते हैं जो गैस के साथ गैस यूज़ करके युद्ध करते हैं। वॉर्स विद फायर, कुछ लोग आग का सहारा लेकर युद्ध करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और उनको जीत मिलती है लेकिन कोई सर्वाइवर ही नहीं रहता, कोई बचने वाला ही नहीं रहता, सब मारे जाते हैं, यानी बहुत नुकसान होता है। वुड पुट ऑन, ऐसे लोग क्या करें, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े पहने। एंड वॉक, और चलें, अबाउट, इधर उधर, यहाँ पर अबाउट का मतलब के बारे में नहीं है। विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, भाइयों का मतलब जो उनके साथी मनुष्य हैं, यहाँ पर भाई का मतलब सगे भाई की बात नहीं हो रही, ज़रूरी नहीं है कि वो सगे भाई की ही बात करा। इन द शेड, छाया में। डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए, यानी थोड़ा फुर्सत का समय निकालें।
उनके लिए जो अपनी ग्रीनरी के साथ लड़ाई में व्यस्त हैं, अर्थात हरियाली को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं. फॉर दोज हु आर बिजी विद देयर वॉर्स with greenery means destroying greenery, cutting trees. जो अपने हथियारों की मदद से हानिकारक गैसेस और आग से युद्ध में लिप्त हैं, घुसे हुए हैं. those who indulge in the wars using harmful gases and fire through their weapons, यानी अपने हथियारों की मदद से, जो उन्हें बहुत बड़े मानव जीवन के बदले जीत दिलाते हैं, जो किसी सर्वाइवर को नहीं छोड़ती है. मतलब ये सब जितनी भी लड़ाइयाँ वो लड़ते हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, गैसेस, जहरीली गैसेस यूज़ करते हैं या आग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब विच थ्रू देयर वेपन्स विच गेट दैम विक्ट्री, यानी ये जो युद्ध हैं सारे के सारे, विच गेट दैम, जो उन्हें दिलाते हैं. अब हमने गेट्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि विच वॉर्स के लिए आ रहा है, प्लूरल के लिए आ रहा है. सो विच गेट दैम विक्ट्री एट द एक्सपेंसेस ऑफ अ ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ के नुकसान के बदले में. विच लीव्स नो सर्वाइवर, जो कि मतलब वो उन्हें विक्ट्री मिलती है, लेकिन वो विक्ट्री कैसी है, विच लीव्स नो सर्वाइवर, जो किसी सर्वाइवर को छोड़ती ही नहीं, यानी सबका नाश कर देती है. बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत कम बचते हैं. अब ये ऊपर उसने कहा था ना, उनके लिए जो ग्रीनरी को डिस्ट्रॉय करते हैं, युद्ध करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कवि कहता है कि ये लोग साफ कपड़े पहने और अपने साथी मनुष्यों के साथ छायादार पेड़ों के नीचे सैर करें, कुछ ना करते हुए, केवल सबसे गॉडली कनेक्शन महसूस करते हुए. गॉडली कनेक्शन मतलब डिवाइन कनेक्शन, पवित्र कनेक्शन. द पोएट सेज ऑल दीज पीपल, जो ये लड़ाइयों में युद्ध में लगे हुए हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो साफ कपड़े पहने, एंड वॉक, और सैर करें, विद देयर फेलो बींग्स, अपने साथी मनुष्यों के साथ, अंडर शेडी ट्रीज, छायादार पेड़ों के नीचे, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए, जस्ट फीलिंग द गॉडली कनेक्शन विद ऑल, यानी सबके साथ एक पवित्र जुड़ाव, संबंध महसूस करते हुए. संबंध तो है हम सबका, क्योंकि हम सब एक ही भगवान के बनाए हुए हैं, लेकिन आजकल हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं. ये पोएम बहुत अच्छी है, मतलब आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं तो उसमें ये पोएम काफ़ी फिट होती है कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं है अपने साथ समय बिताने की. अब वर्ड मीनिंग क्या है स्टैंजा में. विक्ट्री का मतलब है विन, जीत या ट्रायम्फ, दोनों का मतलब है जीत. सर्वाइवर का मतलब होता है अ पर्सन लेफ्ट अलाइव, यानी जिंदा बच गया व्यक्ति किसी भी दुर्घटना वगैरह में. इन द शेड का मतलब है अंडर द ट्रीज, यानी छाया के नीचे, मतलब पेड़ों के नीचे. अब इसमें पोइटिक डिवाइस मैंने आपको बताया ना कि इस पूरी पोएम में अगर पोइटिक डिवाइस है तो वो एक ही है, एलिट्रेशन. वॉर्स विद, अब ये देखो दोनों डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं, ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं. ये देखो वॉर्स विद, तो व का साउंड दे रहे हैं और दोनों डब्ल्यू से शुरू हैं, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन. मतलब कम से कम दो वर्ड्स होने चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इनमें कोई बीच में दूसरा वर्ड नहीं आना चाहिए. ये सब एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं. क्लीन क्लॉथ्स, अब ये देखो दोनों सी से शुरू हो रहे हैं, ये भी क का साउंड दे रहा है और ये भी क का, तो ये दोनों तरफ एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार. नेक्स्ट स्टैंजा है व्हाट आई वांट, मतलब व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी जो मैं चाहता हूँ उसको इनएक्टिविटी नहीं समझा जाना चाहिए, मतलब निठल्लापन. उसने कहा ना कि रुक जाओ 2 घड़ी के लिए जो तुम भाग रहे हो, लेकिन वो कहता है कि मैं उसका मतलब ये भी नहीं कह रहा कि निठल्लापन कि आप हाथ पर हाथ धरे खाली बैठ जाओ. लाइफ इज़, ज़िंदगी है, व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ क्या है जिस लिए वो बनी है, जिस पर्पस के लिए बनी है. आई, तो लाइफ इसलिए नहीं बनी है कि हम अंधाधुंध चीज़ों के पीछे भागते रहें, कभी बैठकर सोचे ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं. इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम ना होते इतने फोकस्ड
अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपनी ज़िंदगी को चलाए रखने के लिए अगर हम इतने ज़्यादा सिंगल माइंडेड ना होते, अभी हम क्या है कि हमारा सारा ध्यान अपनी लाइफ को चलाने में ही लगा हुआ है कि कैसे गुजारा चले या कैसे हम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करें। एंड फॉर वंस, और अगर एक बार कुड डू नथिंग, हम ऐसा करते कि हम कुछ भी ना करें, यानी स्टिलनेस में आ जाएं कि जो हम भाग दौड़ कर रहे हैं बीच में कभी कभी रुक कर हम नथिंग वाले मोड में आते, तो क्या होता, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ी खामोशी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो तोड़ देती इस उदासी को। अब ये उदासी क्यों है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, कि हमने कभी अपने आप को समझा ही नहीं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और जो हम अपने आप को मौत के डर से धमकाते रहते हैं और काम करते रहते हैं। अब ये कैसे है ये मैं आपको इधर एक्सप्लेन करूँगी। अब कवि कहता है कि इस स्टिलनेस और शांति का मतलब काम ना करना नहीं निकालना चाहिए। नाउ द पोएट क्लैरिफाइज दैट दिस स्टिलनेस, काम, शुड नॉट बी कंफ्यूज विद इनएक्टिविटी। मतलब उसने कहा कि आप अपने भाग दौड़ से ब्रेक लो, तो लेकिन वो कह रहा है कि इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनएक्टिविटी वाले मोड में चले जाओ कि काम करो ही नहीं। उसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम अपनी गैर ज़रूरी कामों में व्यस्त जीवन से राहत के नाम पर खाली बैठ जाएं। He does not mean that we should sit idle in the name of taking a respite. Respite means विश्राम, मतलब काम के बीच में से ब्रेक। Respite from our hectic, दौड़ धूप से भरा हुआ, एंड अनड्यूली, ज़रूरत से ज़्यादा, एंड अनइम्पॉर्टेंटली बिजी लाइफ, यानी जो हमने अपनी लाइफ अनइम्पॉर्टेंट कामों में बिजी कर रखी है, तो उससे थोड़ी देर के लिए हटना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ज़रूरी काम छोड़कर खाली बैठ जाएं। जीवन को जिस उद्देश्य से बना है उसी के लिए जीना चाहिए। लाइफ शुड बी लिव्ड फॉर वट इट हैज़ बीन क्रिएटेड, जिसके लिए ये बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? लव, पीस एंड हार्मनी, जो कि आज की दुनिया में काफ़ी हद तक ये सब चीज़ें गायब हैं। कवि निठल्लेपन की वकालत नहीं करता है जिसका अर्थ मृत्यु है। निठल्लेपन का मतलब है कि मौत, मौत मतलब कि हम ज़िंदगी को यूज़लेसली जी रहे हैं। तो निठल्लेपन का अर्थ होता है मृत्यु, जिसे कवि अपनी शांति प्राप्त करने के सुझाव में शामिल नहीं करना चाहता है। द पोएट डज नॉट एडवोकेट, वकालत करना, सपोर्ट करना, इन एक्टिविटी विच मीन्स डेथ, which the poet does not want to include in his suggestion for attaining peace. कवि कहता है कि अगर हम मौत के डर से सिंगल माइंडेडली अपने सांसारिक लक्ष्यों पर केंद्रित ना होते, द पोएट सेज, इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेडली फोकस्ड ऑन आवर मटेरियलिस्टिक गोल्स, यानी दुनिया की चीज़ों को हासिल करने वाले मकसद, फॉर द फियर ऑफ डेथ, ये भूल गई थी मैं, इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन इसलिए मैं आपको बोलकर बता रही हूँ कि ये फॉर द फियर ऑफ डेथ। जैसे कि एक व्यक्ति कोलू के बैल की तरह सारी लाइफ काम करके अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो सारी ज़िंदगी कोलू के बैल की तरह काम करता है। As a parent wants to secure the future of his children by working like a drudge, वर्क लाइक अ ड्रज मतलब कोलू के बैल की तरह काम करना, फॉर द होल लाइफ, सारी ज़िंदगी, मतलब उसकी सारी ज़िंदगी इसी में ही निकल जाती है। उसे कभी फुर्सत ही नहीं होती कि वह 2 घड़ी शांति से बैठकर थोड़ी सोचे कि वो अपने लिए क्या कर रहा है, अपने लाइफ के मतलब लाइफ को मीनिंगफुली जीने के लिए क्या कर रहा है। तो मतलब पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। अब एक व्यक्ति मतलब पेरेंट जो है वो सारी ज़िंदगी एक ही लक्ष्य रखकर कोलू के बैल की तरह काम करता है ताकि उसके बच्चे कंफर्टेबल जी सके, सो दैट हिज चिल्ड्रन में लिव कंफर्टेबली। कवि कहता है कि हम कभी कभार अपने बोझिल और बोरिंग रूटीन से कुछ भी ना करने का एक ब्रेक ले सकते हैं।
द पोइट सेज वी कुड डू नथिंग वंस इन अ वाइल, मतलब ऐसा भी हो कि हम अपने ये बिजी रूटीन से छुट्टी लें. वी कुड डू नथिंग वंस इन अ वाइल, कभी कभार, बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम आवर मोनोटनस, मोनोटनस मीन्स बोझिल, एंड टायरिंग रूटीन्स. यह ब्रेक हमारे अंदर एक विशाल साइलेंस पैदा कर दे कि हमें यह महसूस करवा दे कि हमने अपने साथ कभी समय नहीं बिताया था और हम अपने आप को समझने और इस अनमोल जीवन का मज़ा लेने से चूक गए, फेल हो गए. दिस ब्रेक माइट क्रिएट अ ह्यूज साइलेंस विच वुड मेक अस, जो हमें मजबूर कर देगा रियलाइज़, ये एहसास करने में, दैट वी हैड नेवर स्पेंट टाइम, कि हमने कभी वक्त बिताया ही नहीं था, विद आवर सेल्स, अपने साथ, एंड दस, और इस प्रकार फेल हो गए, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्स, अपने आप को समझने में, एंड इन्जॉय द प्रेशियस लाइफ, और इस अनमोल जीवन को इन्जॉय करने में फेल हो गए. मनुष्य का जीवन सबसे अनमोल होता है क्योंकि जानवरों में, बाकी जितने भी जीव हैं उनमें किसी में बुद्धि नहीं होती, सिर्फ मनुष्य में बुद्धि होती है. बुद्धि मतलब इन द सेंस कि उनमें ज्ञान नहीं होता. अब इसमें पोइटिक डिवाइस क्या है, फिर एलिट्रेशन, वी वर, व और डब्ल्यू डब्ल्यू से शुरू हो रहा है और साउंड है व. सो सिंगल माइंडेड, एस एस दोनों स का साउंड दे रहे हैं, तो इधर भी एलिट्रेशन है, ये सो सिंगल, और ये भी एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार. अब इसमें वर्ड मीनिंग क्या है, इन एक्टिविटी, इन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, डूइंग नथिंग. ट्रक विद डेथ था स्टेंजा में. एसोसिएटेड विद, ट्रक विद का मतलब होता है एसोसिएटेड विद. थ्रेटन मीन्स होता है जैसे धमकी देना, डराना, टेरिफाई. सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड मतलब फोकस्ड ओनली ऑन वन थिंग, केवल एक ही चीज़ पर आपका दिमाग टिका हुआ है. कीप आवर लाइव्स मूविंग, यानी अपनी ज़िंदगी को चलाए रखना, यानी डूइंग रूटीन वर्क फॉर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए वो रोज़ घिसे पिटे वही रूटीन वाले काम करते जाना. स्टेंजा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ लगता है कि डेड है, मरा हुआ है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में पता चलता है कि वो ज़िंदा है. जैसे ऑटम के सीज़न में, पतझड़ के सीज़न में सब पेड़ पौधे सब बेकार से लगते हैं, सब पत्ते वगैरह सब गिर जाते हैं, लेकिन क्या है उसके बाद सब, मतलब वो उस वक्त ऐसा लगता है जैसे लाइफलेस हो गए, लेकिन जब मौसम चेंज होता है तो उनमें नए पत्ते फूल वगैरह आते हैं, तो वो सब ऐसे लगता है कि ये फिर ज़िंदा हो गए. नाउ आई विल काउंट अप टू 12, फिर पोइट कहता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट, और अब आप खामोश रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, यानी आपकी इच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है. आखिरी स्टेंजा में कवि कहता है कि शायद धरती हमें सिखा सकती है. In the last stanza, the poet says that perhaps the earth can teach us. जैसे धरती ब्रेक लेती है, एक ऋतु जाती है, एक अस्थायी विश्राम होता है. As the earth takes breaks, one season is over, there is a temporary pause before the next season sets in. जैसे अब एक ऋतु चली जाती है तो दूसरी ऋतु के सेट होने में तो थोड़ा सा टाइम होता है, कि जब उस वक्त कोई भी ऋतु नहीं होती पूरी तरह से, ना सर्दी ना गर्मी. जब एक ऋतु चली जाती है तो एक लॉस की फीलिंग होती है, जो कि नई ऋतु के आने से खुशी से बदल जाती है. जैसे मैंने आपको भी बताया कि जैसे पत्ते झड़ जाते हैं तो एक ऋतु गई, साथ में कुछ ले भी गई, लेकिन फिर नेक्स्ट वाली आती है तो वो कुछ लेकर भी आती है, तो वो एक ऋतु के जाने से जो लॉस की फीलिंग होती है वो नई ऋतु के आने से खुशी से बदल जाती है. When one season finishes, there is a feeling of its loss which is replaced. अब ये फीलिंग किससे रिप्लेस हो जाती है, बाय हैप्पीनेस विद द अराइवल ऑफ द न्यू सीज़न, नए सीज़न के आने से हैप्पीनेस आ जाती है. इसी तरह से जब हम एक ब्रेक लेते हैं तो लगता है कि लाइफ थम गई है. कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, हमने आज सारा दिन बेकार कर दिया, बस पार्क में बैठे रहे, पेड़ों को देखते रहे,
वैसे तो कई लोगों को ये काम बोरिंग लगता है, पार्क में बैठना, पेड़ों को देखना, बट एक्चुअली ये काम हमें एनर्जी से भरता है। एंड आई थिंक पेड़ पौधों के नेचर के साथ बैठने हमें भगवान की याद दिलाता है। जब हम नेचर को देखते हैं कि कैसे कितने डिज़ाइंस हैं, कितने कलर्स हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन बना रहा है, तो यू फील क्लोज टू गॉड। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, बट आप कभी ऐसे करके देखें तो बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट आई फील गुड। ओके, इसी तरह से जब हम एक ब्रेक लेते हैं तो लगता है कि लाइफ थम गई है। सिमिलरली व्हेन वी टेक अ ब्रेक, यानी जो हमारा रोज़मर्रा का रूटीन है, इट मे सीम, मतलब कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा रूटीन की आदत होती है कि अगर उनको रूटीन से हटा दिया जाए तो उनको बेचैनी सी होने लगती है। सो इट मे सीम दैट लाइफ हैज़ कम टू अ स्टैंड स्टिल। कम टू अ स्टैंड स्टिल ऐसे यूज़ होता है, पूरा कम टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब है जैसे थम जाना। लेकिन बाद में हम महसूस करते हैं कि अपने साथ बिताया गया यह समय हमें एक नई ऊर्जा और ताजगी से भर देता है। बट लेटर ऑन वी रियलाइज दैट दिस टाइम, बाद में हम महसूस करते हैं कि दिस टाइम, यह समय स्पेंट विद आवर सेल्स, अपने साथ बिताया गया समय, रिप्लेनिशेस अस, भर देता है हमें विद अ न्यू एनर्जी एंड फ्रेशनेस। हमें एक नई ऊर्जा और ताजगी से भर देता है, क्या करने के लिए? टू लिव एंड इन्जॉय आवर लाइफ फुली। आखिरी लाइंस में पोइट कहता है कि वह 12 तक गिनेगा और चला जाएगा, और हमें चुप रहने के लिए कहता है, जो कि हमारे हाथ में है। यानी वो हमें हमारी चॉइस के साथ छोड़ देता है कि हमको क्या करना है। सो इन द कंक्लूडिंग लाइन्स द पोइट सेज ही विल काउंट अप टू 12 एंड लीव and asks us to remain quiet, which is in our hands or which is our choice. तो ये एक बहुत अच्छी और रेलिवेंट पोयम थी, यानी जिसका आज के हमारी जो भी जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं उनसे कनेक्शन है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई डोंट नो, आप एक्चुअली एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो शायद आपको उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन है अच्छी, बहुत अच्छी पोयम है, सिंपल है। सो ये पूरा एक चैप्टर बनाने में मुझे पूरा एक दिन लग जाता है। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ, आप भी प्लीज़ मेहनत कीजिएगा। आपका पूरा साल है, पूरे साल की मेहनत है। सो मेहनत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। डू योर बेस्ट। एंड अगर आपको लगे कि इस वीडियो से किसी और को भी हेल्प हो सकती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए कि उसके कितने मार्क्स आए, मेरे इतने आए। ठीक है, आप अपना बेस्ट कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जितने मार्क्स आते हैं देन बी सेटिस्फाइड विद इट, और आगे चलकर और मेहनत कीजिएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।